क्या हो अगर हम अपने दिमाग की 100% ताकत का इस्तेमाल कर पाएं? ये ख्याल ही कितना कमाल का है ना? लेकिन इस ताकत को अनलॉक करने का सफर जितना दिलचस्प है, उतना ही कभी-कभी खतरनाक भी। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं। असली सवाल है, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। ये सब शुरू होता है एक बड़े ही मशहूर सवाल से। क्या हम सच में अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं? ये वो आइडिया है जिसने पता है 100 साल से भी ज्यादा वक्त से हमें अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ये सोचना कि हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस सोया हुआ है और किसी चाबी का इंतजार कर रहा है। लेकिन असली कहानी इस मिथक से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। ये कहानी है सीक्रेट प्रोग्राम्स की, सुपर सोल्जर बनाने वाली दवाओं की और हमारे दिमाग को कंट्रोल करने की एक खतरनाक दौड़ के। बात सिर्फ ताकत अनलॉक करने की नहीं थी, बात थी उसे कंट्रोल करने की। तो आखिर ये 10% वाला आइडिया आया कहाँ से? देखिए, कहानी शुरू हुई 1907 में। एक साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स। उन्होंने बस इतना कहा कि इंसान अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते, बस। लेकिन फिर 1930 के दशक में एक पत्रकार ने उनकी बात को तोड़ मरोड़कर ये 10% वाला आंकड़ा बना दिया, और बस ये बात जंगल की आग की तरफ फैल गई। हालांकि 2008 में ब्रेन स्कैन ने यह साफ कर दिया कि हम अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, बस अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हिस्से। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने का आइडिया वो लोगों के मन में घर कर चुका था। तो अगर ये 10% वाली बात झूठ है, तो फिर सच क्या है? यहीं से कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेते हैं। हम मिथकों की दुनिया से निकलकर सीक्रेट लैब्स की दुनिया में जा रहे हैं, जहां दिमाग को कंट्रोल करने की असली और खौफनाक कोशिशें हुई। आपने कैप्टन अमेरिका का दोस्त बकी बार्न्स, विंटर सोल्जर, उसे तो देखा ही होगा। एक ऐसा सुपर सोल्जर जिसे एक कोड वर्ड से कंट्रोल किया जा सकता है। ये सिर्फ एक कॉमिक बुक की फैंटेसी नहीं थी। यकीन मानिए, असल जिंदगी में ठीक ऐसा ही करने के लिए एक पूरा सीक्रेट प्रोग्राम बनाया गया था। और उस प्रोग्राम का नाम था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये CIA का एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था, जिसका एक ही मकसद था, इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढना, उसे एक हथियार में बदलना। अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बात है कोरियन वॉर के समय की। जब अमेरिकी सैनिक पकड़े गए तो उन्होंने कैमरे पर ऐसे कबूलनामे दिए जो हैरान करने वाले थे। अमेरिकी जनरल्स को पक्का यकीन हो गया कि दुश्मन ने उनके सैनिकों का ब्रेन वॉश कर दिया है, और बस खलबली मच गई। उन्होंने कहा, हमें भी ये करना होगा और उनसे बेहतर करना होगा। और इसी डर से पैदा हुआ MK अल्ट्रा। लेकिन ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाहिए थे लोग, तो उन्होंने किसे चुना? उन्होंने चुना समाज के सबसे कमजोर लोगों को। ऐसे कैदी जिन्हें मौत की सजा मिली थी, दिमागी रूप से बीमार लोग, बेघर, मतलब ऐसे लोग जिनका कोई नहीं था, जिनके गायब होने पर कोई सवाल नहीं उठाता। इन लोगों पर जो तजुर्बे किए गए वो बेहद खौफनाक थे। लेकिन इन सारे क्रूर तरीकों के बाद भी नतीजे नहीं मिल रहे थे। जबरदस्ती करके दिमाग को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था। फिर 1955 के आसपास रिसर्चर्स को एक बात समझ आई कि दिमाग को तोड़ने के बजाय उसे केमिकल से प्रभावित किया जा सकता है। आखिर हमारा दिमाग है तो एक केमिकल मशीन ही। और बस यहीं से पूरी रणनीति बदल गई। अब जोर जबरदस्ती वाले ब्रेन वॉशिंग से फोकस हटकर केमिकल कंट्रोल पर आ गया। लक्ष्य अब दिमाग को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना था। यहीं से सुपर ड्रग्स बनाने का आइडिया आया, मतलब ऐसी दवाएं जो दिमागी ताकत को बढ़ा सकें। और मजे की बात पता है क्या है? इस फील्ड में पहली बड़ी कामयाबी एक एक्सीडेंट थी। 1960s के दशक में बेल्जियम के एक साइंटिस्ट नींद की दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्होंने गलती से कुछ ऐसा बना दिया जो लोगों को जगाए रखती थी, और सिर्फ जगाए ही नहीं, बल्कि उनकी मेमोरी और फोकस को भी तेज कर देती थी। ये दुनिया की पहली स्मार्ट ड्रग थी, जिसका नाम था पिरासिटाम। इस एक खोज ने एक पूरी नई दौड़ शुरू कर दी, सुपर ड्रग्स बनाने की दौड़। इसी का नतीजा थी एक दवा, मोडाफिनिल। ये इतनी पावरफुल थी कि 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान फाइटर पायलट्स ने इसे इस्तेमाल किया। और जानते हैं क्या हुआ? वो लगातार 48 घंटे तक बिना सोए पूरी तरह फोकस्ड रहकर मिशन उड़ाते रहे। 48 घंटे। अब मिलिट्री ने तो इन गो पिल्स को सीक्रेट रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसी बातें कहाँ छिपती हैं। खबर बाहर आ ही गई।
और जब ये दवाएं पब्लिक हुईं तो एक नई तरह की रेस शुरू हो गई। ये रेस जंग के मैदान पर नहीं, बल्कि ऑफिसेज, यूनिवर्सिटी और हमारे घरों के अंदर लड़ी जा रही थी। स्टूडेंट्स, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स, प्रोग्रामर्स, हर कोई कंपटीशन में आगे रहने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल करने लगा। ये आइडिया इतना पॉपुलर हुआ कि 2011 में इस पर एक फिल्म भी बन गई, लिमिटलेस। शायद कुछ लोगों ने देखी भी हो। और आज की सच्चाई ये है कि हम एक तरह की केमिकल स्लेवरी में जी रहे हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम में टॉप करने के लिए, एग्जीक्यूटिव्स डेडलाइन पूरी करने के लिए, और सैनिक, वो तो मिशन के लिए इन्हें ले ही रहे हैं। हम बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इन केमिकल्स पर इतने निर्भर हो गए हैं कि ये गुलामी जैसा लगता है। और फिर तो मार्केट में इन न्यूट्रोपिक्स की बाढ़ ही आ गई। आपको क्रिएटिविटी बढ़ानी है, एनिरासिटाम ले लो। लॉजिकल थिंकिंग बेहतर करनी है, ऑक्सीरासिटाम है। मेमोरी बूस्ट करनी है, प्रामिरासिटाम है। मतलब दिमाग के हर फंक्शन के लिए एक अलग गोली। परफॉर्मेंस बढ़ाने की एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। लेकिन रुकिए, केमिकल्स तो बस शुरुआत थे। असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। अब हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां दिमाग को टेक्नोलॉजी के साथ सीधे जोड़ा जा रहा है। आपने एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक का नाम तो सुना ही होगा। वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बना रहे हैं। अभी उनका मकसद नेक है, लकवाग्रस्त लोगों की मदद करना। पर सोचिए, जब ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट हो जाएगी तो क्या इसे सिर्फ बीमारों के लिए रखा जाएगा, या फिर सेहतमंद लोग भी खुद को अपग्रेड करने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगेंगे? और यहीं पर एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही गहरा नैतिक सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ तो इस टेक्नोलॉजी से लकवा, अंधापन जैसी बीमारियों का इलाज हो सकता है, ये एक वरदान है। लेकिन दूसरी तरफ इसका खतरा भी उतना ही बड़ा है। ये समाज में सुपर ह्यूमन और नॉर्मल ह्यूमन का एक नया बंटवारा पैदा कर सकती है। क्या होगा अगर कोई हमारी यादों को बदल दे? हमारी पहचान का क्या होगा? और ऐसा मत सोचिए कि ये सब सिर्फ प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। सिंक्रोन नाम की एक कंपनी है जिसे अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई सरकारें फंड कर रही हैं। वो पहले ही ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके हैं जिससे इंसान सिर्फ सोचकर ईमेल भेज सकता है, वो भी बिना किसी बड़ी सर्जरी के। तो हम कहाँ पहुंचे हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां इंटेलिजेंस और फोकस अब कुदरती नहीं रहे, वो एक प्रोडक्ट बन गए हैं, एक ऐसी चीज जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। कितनी अजीब बात है ना? हमने एआई बनाया, यानी ऐसी मशीनें जो हमारी तरह सोच सकें, और अब हम अपने ही दिमाग को बदल रहे हैं ताकि वो मशीनों की तरह सोच सकें। तो एक सवाल जो हमें खुद से पूछना ही होगा, उस भविष्य में जब हम सबके दिमाग में चिप्स होंगी, तो जो ख्याल हमारे मन में आएंगे, क्या वो वाकई हमारे अपने होंगे, या फिर वो बस किसी कंपनी या सरकार का भेजा हुआ एक सॉफ्टवेयर अपडेट होगा? हमने दिमाग को कंट्रोल करने के दरवाजे खोल दिए हैं, केमिकल्स से, टेक्नोलॉजीज से। सवाल बस एक है, क्या हम इसके नतीजों के लिए तैयार हैं?